कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो कि 2011 में साइंस के पेपर में आया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें, एक अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चंस वहां आपके मेन एग्ज़ाम में आएंगे। चूँकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2011 का है, तो इस बार भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पे आपका एग्ज़ाम होगा, आधारित होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं वन बाय वन करके क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला क्वेश्चंस जैसे है आपका, मैदानी जगहों की अपेक्षा मरुस्थल में दिन अधिक गर्म और रात अधिक ठंड क्यों होती है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है स्टूडेंट्स कि आप पता ही होगा आपको कि मरुस्थलीय भाग में जो बालू ही बालू होती है, और बालू का एक गुण होता है कि वो जल्द ही गर्म होती है और जल्द ही ठंडा हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण से जो होता है कि मरुस्थल में रातें जो है अधिक ठंड हो जाती है, क्योंकि बालू बहुत जल्द ठंड हो जाता है और दिन में जो है बालू बहुत जल्द गर्म हो जाता है, जिस कारण से। तो ये जो आधारित अवबोध पे आधारित है स्टूडेंट्स, ज्ञान आधारित नहीं है, अनुप्रयोग आधारित नहीं है, कौशल आधारित नहीं है। ये मतलब एक अवबोध है जो कि मतलब अवबोध कहने का मतलब है कि आप अनुभव से जिस चीज़ को सीखते हैं और आप देखते देखते मतलब अनुभव हो गया कि बालू जल्द ही गर्म हो जाता है और जल्द ही ठंड हो जाता है। तो ये अवबोध पे आधारित ये जो ज्ञान है इसके बारे में, रेगिस्तान के बारे में, तो ये अवबोध पर आधारित होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनिर्मित उपकरणों द्वारा किस मूल्य की उपयोगिता नहीं होगी? ठीक है, जो स्वनिर्मित उपकरण है वो उसकी उपयोगिता नहीं होगी। शैक्षिक मूल्य स्वनिर्मित उपकरण का आप यूज कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आर्थिक मूल्य के लिए भी आप वस्तु को बनाते हैं, स्वनिर्मित वस्तु को। उसके बाद मानव श्रम के प्रति अनादर भाव, ये भी नहीं होगा। होगा क्या स्टूडेंट? सामाजिक मूल्य। तो स्वनिर्मित उपकरणों द्वारा किस मूल्य की उपयोगिता नहीं होगी? तो होगा वो सामाजिक मूल्य। तो उसका कोई सामाजिक मूल्य नहीं है। सामाजिक मूल्य रिलेटेड होता है कि समाज में जो आपका बिहेव है, सामाजिक मूल्य, समाज के प्रति आदर अनादर, ये सब से रिलेटेड होता है सामाजिक मूल्य, ना कि कोई आर्थिक मूल्य पे आधारित होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है? तो विज्ञान एक परिणाम है, ये भी नहीं है। विज्ञान एक प्रक्रिया है, ये भी नहीं है। विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहा है कि देखिए सिर्फ विज्ञान परिणाम नहीं है, विज्ञान प्रक्रिया है, तब प्रक्रिया के बाद क्या होता है? परिणाम देता है। ठीक है, तो विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं, यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है? तो ज्ञान को इंगित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अवबोध को इंगित नहीं करता, अनुप्रयोग को भी नहीं करता, मूल्यांकन को भी नहीं करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है अधिगम का विस्तार, मतलब जो आपके पास जानकारी है, अधिगम ज्ञान, उसका विस्तार करना मेन उद्देश्य होता है। तो जितना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा विज्ञान का, तो उसमें अधिगम का क्या होगा? विस्तार होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, टीन का ढक्कन, डोरी, रबर का छल्ला, कील, लकड़ी का स्टैंड, हथौड़ा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं निर्मित वैज्ञानिक उपकरण बनाया जा सकता है? तो आप देखिए, ढक्कन, डोरी है, रबर का छल्ला है, कील है, तो इससे आप बना सकते हैं सरल कमानीदार तुला। ठीक है स्टूडेंट्स, स्प्रिट लैम्प बना नहीं सकते हैं। तिपाई है, उसके बाद है परख नली स्टैंड, तो ये भी नहीं। तो सबसे आप रस्सी का यूज करके, रबर का छल्ला, टीन का ढक्कन, तो ये सब हथौड़ी, ये सब यूज करके आप जो है कमानीदार तुला बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 37 नंबर, विज्ञान पाठचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जरूरी है? तो वो है पाठचर्या की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए। ठीक है, संज्ञानात्मक होता है करके सीखने की विधि होती है। ठीक है, बच्चा अगर जिस परिवेश में रहता है तो स्वयं उसको ज्ञान होने लगता है उस चीज़ का।
तो विज्ञान पाठचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता वो है जो विषय वस्तु तथा प्रक्रिया, जो आप प्रक्रिया होता है बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चंस विज्ञान के थोड़ा सा जो शिक्षण विधि है उससे ये क्वेश्चंस है, थोड़ा सा टफ होता है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे एक दो बार आपको देखना पड़ेगा ये सब शिक्षण विधि को अच्छे से, उसके बाद ही इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बाद में की जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल आपके ग्रुप डी लेवल के होते हैं। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। अनुसंधान या खोज विधि के जन्मदाता, तो अनुसंधान या खोज विधि के जन्मदाता अरस्तु थे, अरस्तु, महान अरस्तु, ठीक है। और अरस्तु के शिष्य आपको पता होगा कि सिकंदर था, सिकंदर महान, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े जो है हिस्टोरिकल जो भी बहुत सारी घटनाएं हैं उन तो उसमें भी इन्होंने बहुत सारे जो ज्ञान की बातें बोली है, ठीक है। ये एक प्रकार के कह लीजिए कि थिंकर ओरेटर्स थे, ठीक है। अनुसंधान या खोज विधि के जन्मदाता थे अरस्तु। उसके बाद है एक विज्ञान शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो जिज्ञासा की तृप्ति, बिल्कुल, अगर वो बच्चा जिज्ञासा रखता है तो उसकी तृप्ति होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर, तब वैज्ञानिक की भावना फलेगी फूलेगी। अंधविश्वास उन्मूलन, ठीक है, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। अंधविश्वासी अगर हो गया तो वो साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा। उसके बाद विज्ञान साहित्य का अध्ययन, तो विज्ञान के बारे में उसको अध्ययन भी होना ज़रूरी है। तो इनमें से सभी होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एक विज्ञान शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है तो उसको ये सब गुण वहाँ पे करना पड़ेगा। जिज्ञासा की तृप्ति करना होगा, अंधविश्वास को ख़त्म करना होगा, विज्ञान साहित्य का अध्ययन करवाना होगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य श्रव्य शिक्षण विधि होगा तो वो होता है चलचित्र। आप दिखा के अगर कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो वो बच्चे जल्दी सीखते हैं। भ्रमण से उतना इसमें टाइम लगेगा, भ्रमण आप घूमेंगे फिर सिखाएंगे और एक जगह पे आप सब कुछ नहीं सिखा सकते हैं। प्रदर्शनी विधि में भी आप सिर्फ देखते हैं, सुनते नहीं हैं यहाँ पे, तो फिर दृश्य श्रव्य का मतलब है यहाँ देखना और सुनना। शिक्षण साधन का सबसे प्रभावशाली जो विधि होगा वो किसी भी साइंस पे आधारित मूवी हो, चलचित्र हो, तो वो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रभावी शिक्षण विधि हो सकती है दृश्य एवं श्रव्य के माध्यम से। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, विटामिन ए जो है जल में घुलनशील नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन स्टूडेंट, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है। तो वो है यकृत, ठीक है स्टूडेंट्स। यकृत में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की एकत्र होता है, जमा होता है, तो ये याद रखेंगे यकृत। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जो कि आँख से रिलेटेड बीमारी है, ये भी याद रखेंगे। और विटामिन ए की पूर्ति के लिए आप गाजर खाइए, पालक, ये सब जो है विटामिन ए की पूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा में जो घुलनशील है वो विटामिन B1 है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी के कुछ विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार ज़रूर विटामिन, जितने भी विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, उससे रिलेटेड जितने भी, उसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो सब भी आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सुविधा होगी। हो सकता है कि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए आपके एग्ज़ाम में। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वो है विटामिन B1। तो वायु में CO2 की कितनी मात्रा होती है। तो वो होती है स्टूडेंट्स 0.03%। सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है। तो वो होता है आपका नाइट्रोजन का, उसके बाद होता है ऑक्सीजन का, और लगभग आपको 70-75% के आसपास शायद ये नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में। उसके बाद 21% के आसपास ऑक्सीजन होता है, और जो 2-3% में ही बाद बाकी जितने भी गैसें हैं उसमें आते हैं। तो ये याद रखिए कि आपका 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है।
पानी से भरे गिलास में बर्फ़ के टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ़ पिघल जाए तो जल का स्तर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम ही रहता है। तो अगर बर्फ़ तैर रहा है पानी में, अगर वो पिघल भी जाएगा तो जितना वो घेर चुका होता है आयतन, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो अपरिवर्तित रहता है, उसका लेयर वही रह जाता है। ठीक है। अगर आप कहेंगे कि कितना भाग जो बर्फ़ का तैरता है, अगर बर्फ़ का टुकड़ा है तो जितना बड़ा भाग होता है उसका 1/10वां भाग ही ऊपर में तैरता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। तो ये सब जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर अच्छे से इस सब टाइप के क्वेश्चंस को देखें। और ये आप SPD के जनरल सामान्य अध्ययन का बुक अगर नहीं है तो वो खरीद ले। अगर जनरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आपने TET में जनरल साइंस के लिए अप्लाई किया है तो SPD का एक जनरल साइंस का बुक आता है, उसको ज़रूर एक बार अच्छे से अध्ययन कीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा वहाँ से। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। ठीक है स्टूडेंट्स, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस चूने से होगा नहीं, गंधक से भी नहीं होगा, नमक से भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट जिप्सम से याद रखेंगे। तो मैं ज़्यादा ऑप्शंस के आंसर पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको याद रहे, नहीं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए वहाँ पे। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं, तो वो होते हैं पॉलीयूरीथेन के। किसके होते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीयूरीथेन के। तो ये याद रखेंगे, फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं पॉलीयूरीथेन के। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आइए मैं कुछ क्वेश्चंस और भी आपको करवा दूँ। क्वेश्चंस नंबर 48 पे आते हैं ऊपर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, 48 को देखिए अच्छे से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो प्लेटिनम का प्रयोग जो है स्टूडेंट्स सौर सेल बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम सबसे महंगी धातु होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे महंगी धातु प्लेटिनम को ही बोला गया है। इसको वाइट सोना भी बोला जाता है, उजली सोना। उसके बाद है आपका, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ आपको गलत बता दिया। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं होता है, क्योंकि जर्मेनियम, देखिए जितने भी अर्धचालक हैं उसका प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। तो यहाँ पे सिलिकॉन है, गैलियम है, जर्मेनियम है। ठीक है, तो ये तीनों अर्धचालक हैं जिस कारण से इनका प्रयोग सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सेल में किया जाता है, सौर सेल में। लेकिन प्लेटिनम का नहीं किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेटिनम एक बहुत ही महंगी धातु होती है और इसको उजला सोना भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्लेटिनम का प्रयोग नहीं होता है, बाद बाकी ये सिलिकॉन, गैलियम एवं जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। कांसा, कॉपर तथा अन्य किस धातु का मिश्र धातु है। तो कांसा, कॉपर, अन्य किस धातु का मिश्र धातु है, तो वो है जिंक का। याद रखेंगे, Zn, जिंक। दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिक्रमक प्रयुक्त होता है। तो कॉपर सल्फेट के घोल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए गतिज ऊर्जा होती है 12mv²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मास होता है और v² वेलोसिटी है। तो अगर आप यहाँ पे मात्रक निकालिएगा गतिज ऊर्जा का, तो यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं है। कार्य एवं ऊर्जा की विमाएँ समान है, तो बिल्कुल समान ही होती है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, तो ये भी सही है। श्यानता गुणांक का मात्रक पाइज है, श्यानता गुणांक, तो ये भी सही है। आपका गलत में गलत, गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये प्राप्त होता है, जिसे आप रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज करते हैं, तो वहाँ से ये निकलता है कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका प्रयोग जो होता है ये करने से ओजोन परत में छिद्र ये करने वाला रसायन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री है। तो एक बीजपत्री जो है इसमें से मक्का क्या है, एक बीजपत्री है। ठीक है स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है।
तो देखिए दाल की दलहन जो होता है फसल, वो नाइट्रोजन मिट्टी में बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि गेहूं है, चना है, आलू है और मक्का है। ठीक है, तो इन सब में जो आपका जो मेन है तो दलहन चना ही है। तो दलहन फसल ही नाइट्रोजन बनाती है, इसलिए इसका आंसर चना होगा। वह फूल जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर, ठीक है थोड़ा सा मैं इसको साइज बढ़ा देता हूँ, पुंकेसर एवं स्त्री केसर उपस्थित है, उसको क्या बोलेंगे? तो वो है पूर्ण फूल, क्योंकि उसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर चारों चीज़ मौजूद है, इसलिए उसको बोलेंगे पूर्ण फूल। तो ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो ये याद रखेंगे, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाएगी तो उसको भारीपन महसूस होगा, तो उसका भार भारी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो mgh जो होता है, h जो हाइट बढ़ने के साथ साथ उसका हाइट बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से जो है वो भारी महसूस करता है। तो ये याद रखेंगे आप। जो अगर एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर अगर जा रहा है तो उसका जो भार जो है वास्तविक भार से अधिक, उसको अगर वो नीचे आएगा तो उसको हल्का महसूस होगा, वास्तविक भार से कम भार महसूस होगा। अब क्या है क्वेश्चंस है नेक्स्ट, 36 से कितने कोण पर क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि मैदान की अधिकतम दूरी तय करेगा स्टूडेंट? ये याद रखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, अगर 45 डिग्री पे अगर फेंका जाए गेंद तो सबसे ज़्यादा वो दूरी तय करती है। ठीक है, 45 डिग्री के हिसाब से 45 डिग्री पे अगर कोई गेंद को अगर शॉट खेला जाए या कोई भी बॉल फेंका जाए 45 डिग्री के कोण पे, तो वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। तो ये याद रखेंगे 45 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साइंस के ये। 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा वो दूरी ट्रेवल करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको करवा दूँ। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं आपको साइंस के पार्ट 2 में आपको करवाता हूँ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके, तो वो भी आप कर ही लीजिए साथ साथ, तो अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा मैं इसका साइज छोटा कर लूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1 करके मैं फिर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब है यहाँ पे खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्मा चालकता के मान क्रमशः। तो उसका विशिष्ट ऊष्मा क्या होना चाहिए? बर्तन के लिए विशिष्ट ऊष्मा निम्न होना चाहिए, और ऊष्मा की चालकता क्या होनी चाहिए? वो उच्च होनी चाहिए। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है कि उसमें जो गुप्त ऊष्मा होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, तो वो निम्न होना चाहिए। और जो उच्च चालकता जो है उसकी, तो खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसकी विशिष्ट ऊष्मा निम्न होगी और जो है उसकी ऊष्मा चालकता उच्च होगी, वो आपके लिए विशेष सर्वोत्तम पदार्थ होगा जिससे कि कोई बर्तन बनाया जाए। पाराध्वनिक विमान उड़ते हैं, तो वो जो पाराध्वनिक विमान होते हैं वो ध्वनि की चाल से अधिक में उड़ते हैं, और ये खास करके रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह में प्रयोग किया जाता है। और जो कि नासा वगैरह है, तो वहाँ से जो भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं और जो भी आपके जो उपग्रह के लिए भेजे जाते हैं, तो वो ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा गति से उनको भेजा जाता है यहाँ से। तो पाराध्वनिक विमान उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से भी अधिक गति से उड़ते हैं। वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए वह है -273 डिग्री सेल्सियस। वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए उसका मान क्या है स्टूडेंट्स? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। एक छात्र 320 कहने पर उसे 30020 के रूप में लिखता है,
तो उसको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको अस्थाई मान की समझ नहीं है। जो जातीय मान, स्थानीय मान आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, तो अगर उसे नहीं है, इस कारण से वो जो है ये 320 को इस प्रकार से लिखेगा। तो ये गणित के कुछ शिक्षण विधि के कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है, क्योंकि साइंस का जो 60 क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, उसमें मैथ के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, बायो के होंगे, फिजिक्स के होंगे और कुछ मतलब जनरल साइंस के इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। 60 क्वेश्चंस यहाँ से मिले जुले रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो मैंने स्टूडेंट्स मैंने बता चुका हूँ ये सब विधि, निगमन विधि, ये सब। तो एक बार आप प्रीवियस जो भी वीडियो है उसको आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने ये मैथ का जब शिक्षण विधि बताया था उसमें ये सब क्वेश्चंस बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, वो निगमन विधि से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक मुख्य सिद्धांत नहीं है, तो परियोजना विधि का रटकर याद करते हैं तो वो परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, विद्यार्थी की रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष में संबंधित है, तो मनोवृत्ति के बारे में जब भी हो तो वो भावात्मक पक्ष को संबोधित करता है। रुचियों, संवेग तथा मनोवृत्तियों को, तो वो भावात्मक पक्ष है। गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य बच्चों में क्या करना है, तो वो है तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति। जो हम गणित पढ़ाते हैं बच्चों को, उसका मेन उद्देश्य होता है कि उसके अंदर जो तार्किक शक्ति है, तर्क की शक्ति, वो उसमें बढ़ जाए, इसलिए हम गणित उस बच्चे को पढ़ाते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, सतत एवं व्यापक जो उसमें सुधार होना चाहिए, इसके लिए हम करते हैं। तो इसका मेन यहाँ पे है, इनमें से सभी होगा यहाँ पे। मूल्यांकन पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, उसके बाद विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना, इनमें से सभी। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वो है स्टूडेंट्स खेल विधि। खेल विधि से बच्चे स्वयं सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस और नाम से भी जाना जाता है, तो वो है खेल विधि। एक विद्यार्थी a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2a भी लिखता है, जब बताता है, तो इसका मतलब क्या है, तो उसे बहुपद की घात की समझ नहीं है। उसे क्या है, बहुपद की घात की समझ नहीं है। उसके बाद है NCF 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है, तो तेज़ी से गणित सीखने पर। समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है, तो वो है सामाजिक मूल्य। गणित देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं गणित की शिक्षण विधि के हैं, तो आप एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें। गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है, तो अनुशासन संबंधी मूल्य से संबंधित है। प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है, तो वो क्रियात्मक। अगर आप क्रियात्मक काम कर रहे हैं, प्रेरणा, क्रियाकलाप या समायोजन, तो गणित के ये क्रियात्मक पक्ष ही हैं। निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो है संश्लेषण विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सारे विधि को बताया है अच्छे से, डिटेल से, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जरूर देख लें, जहाँ पे मैंने शिक्षण विधि बताया गणित का, उसमें मैंने विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, प्रयोगशाला सारे विधि को बताया है। प्रमाण के प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है, तो यह प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर प्रयोगशाला। जो आप प्रयोगशाला में प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, तो वो है आपका प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। जो आपके पास प्रमाण है उसको आप क्या करते हैं, प्रत्यक्ष में बदलते हैं, तो वो है आपका प्रयोगशाला विधि। एक छात्र x² × x³ को x6 लिखता है, इससे पता चलता है कि उसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x³ जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तो उसमें क्या गुण नहीं है, तो उसे चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से अगर गुणा करते हैं, बेस सेम होता है तो आपस में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी पावर होना चाहिए x⁵, किंतु x⁵ है,
तो उसे चर के गुना की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। बार ग्राफ किसकी ऊंचाई प्रदर्शित करता है? तो बार ग्राफ बारंबारता, आप पढ़े होंगे बारंबारता में बार ग्राफ ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, बारंबारता। अब देखिए एक बिजली का खंभा 14 मीटर लंबा है, उसकी परछाई 10 मीटर है, तो परिस्थितियाँ समान हो तो इसे पेड़ की लंबाई क्या होगी जिसकी परछाई 15 मीटर लंबी है। तो ये सब क्वेश्चंस आप मैथ के हैं, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो एक एक नियम से ये बनेगा। जब 14 मीटर है तो चूँकि 14 मीटर में 10 मीटर लंबा परछाई है, तो 1 मीटर यहाँ पे ये ऐसे बना सकते हैं। चूँकि 10 मीटर परछाई है, 14 मीटर लंबा है, तो 1 मीटर परछाई होगा, तो आप 14/10, फिर अगर 15 तो इसको गुना करके एक एक नियम से आप बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा स्टूडेंट्स। 21 मीटर उसका आंसर आएगा। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलने पर स्कूल पहुँचने 20 मिनट लेट लेता है, वह 5 मिनट पहले। तो ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स टाइम एंड डिस्टेंस के हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो लेक्चर्स जो है टाइम एंड डिस्टेंस एवं टाइम एंड वर्क पे स्पेशल रूप से आपको बना के दे दूँ, तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। उसके बाद एक वृत्त की परिधि व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि क्या होता है स्टूडेंट? वृत्त की परिधि 2πr, और व्यास बोलता है कि व्यास से, तो आप यहाँ पे व्यास मान लीजिए, कुछ भी d मान लेते हैं, तो त्रिज्या यहाँ d/2 हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 2πr इक्वल टू, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, तो परिधि 2πr जो है वो उस व्यास जो भी है d मानिए d+30 के बराबर है। उसके बाद आप 2πr, r की जगह d/2 लिख लीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे 22/7 पाई का वैल्यू लीजिए तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप कोशिश कीजिए बनाने का। अब देखिए यहाँ पे चित्र ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। तो जो ये आपका बहिष्ठ कोण होता है, बाहर का कोण, वो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। यहाँ पे जो दोनों बहिष्ठ है, यानी 38 और आप यहाँ पे जोड़िएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप जोड़ते हैं तो 38 और 58 को 55 को, तो यहाँ पे 93 हो जाएगा, यही इसके बराबर होता है। ये मैं ज्योमेट्री जब पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा। ये आपका रेगलिंग का क्वेश्चन है। ये आपका शंकु का है, क्षेत्रमिति का, मेंसुरेशन का। किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L दिया हुआ है और ऊंचाई ये है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते होंगे πr/L होता है। तो इस पे आप बना के देखिए, L का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो R निकाल सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि L = √s² + r² होता है। तो यहाँ से आप निकाल के आप आराम से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैथ में आएंगे, तो ज्योमेट्री पोर्शन और मेंसुरेशन पोर्शन भी अच्छे से आप देख लें मैथ के पर्पज़ से। ऐसे मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं करवाऊंगा। थोड़ा सा टाइम के अभाव के कारण मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आप वेट कीजिए, मैं ज़रूर सारे जितने भी टॉपिक्स हैं साइंस के, लगभग मैथ के, तो मैं ज़रूर करवा दूँगा। और साइंस आप ज़रूर, आप एक बार जनरल साइंस जो आपका इस PD का आता है वो ख़रीद के ज़रूर अध्ययन कीजिए। और कुछ क्वेश्चंस और भी हैं स्टूडेंट्स, तो लगातार आप वीडियो चैनल को देखते रहिए, तो मैं आपको ज़रूर आपको मदद करूंगा। हर संभव प्रयास कर रहा हूं मैं आपको कुछ हेल्प करने का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।